हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बेसिक मैथ के वो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जो पूरी फिजिक्स में काम में आते हैं। और अगर ये 3 घंटे आप बेसिक मैथ में देते हैं मुझे, तो आपको फिजिक्स आसान लगने वाली है और फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो आओ फिजिक्स समझना शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, जिसमें पहला स्टेप होता है क्वेश्चन रीडिंग। आप क्वेश्चन सही से रीड करो, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा है, वो आपको क्वेश्चन रीड करके आना चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है सही फॉर्मूला अप्लाई करो। जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से हमें फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए। और तीसरे नंबर पे होता है जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो तीसरे नंबर पे आता है कैलकुलेशन। और बिना कैलकुलेशन के आपको फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए हमें हल्की फुल्की मैथ आनी जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक मैथ। अगर बेसिक मैथ आएगी तो फिजिक्स के सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हो। अब आओ बेसिक मैथ पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, जैसे हिंदी की शुरुआत होती है क ख ग से, इंग्लिश की शुरुआत होती है ए बी सी डी से, वैसे ही मैथ की शुरुआत किससे होती है? नंबर से होती है ना। 1 2 3 ऐसे करके नंबर हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, है ना। नंबर पढ़ने के बाद हमें क्या बोला जाता है कि टेबल याद कर लो। अब टेबल जो है हमें कहाँ से कहाँ तक याद होनी चाहिए? कम से कम हमें 20 तक के टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 20 तक के टेबल दिए हुए हैं, आपको 20 तक के टेबल अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, टेबल पढ़ने के बाद हमें मैथ के कुछ 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कौन कौन सा? एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इन चारों चीजों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, आओ समझते हैं कैसे सम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है 342 में। 342 में हमें 5 6 7 को ऐड करना है। ठीक है, आओ कैसे ऐड करते हैं समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, बाकी 2 एग्जाम्पल तुम्हें खुद से करने हैं। सबसे पहले देखो, राइट हैंड से शुरुआत करते हैं। राइट हैंड से, है ना। इधर क्या है? 2 है और ये है 7। 2 + 7 कितना होगा? 9। सीधे सीधे 9 उसके नीचे लिख दो। ठीक है, अगले नंबर पे इधर है 4 और उसके नीचे 6। 4 + 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा, है ना। और जब भी 2 डिजिट का नंबर आ जाए तो आपको सिर्फ एक डिजिट लिखनी होती है उसमें से, है ना। ये राइट वाली डिजिट 0 लिख लेंगे, और जो एक बचेगा वो किसका काम करेगा? वो कैरी का काम करेगा, उसको हम अगले स्टेप में जोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे हम जैसे ही बढ़ते हैं, आगे क्या है? 3 + 5। 3 + 5 जोड़ते हैं तो होता है 8। और 8 और एक बची थी कैरी, है ना। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? 909, है ना। ये आंसर आ जाएगा। बाकी 2 एग्जाम्पल आगे मैंने करके दिए हैं, वो आप ट्राई करना एक बार। ठीक है, आगे माइनस करना सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो 958 में से हमें 639 को माइनस करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे 958 में राइट हैंड साइड में क्या है? 8 है, और उसके नीचे क्या लिखा है? 9 लिखा हुआ है। अब 8 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं? जो पड़ोस में इसके 5 है उससे हम एक जो है उधार लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही तुम 5 से एक उधार लोगे तो ये 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4, और ये 8 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब ये 8 नहीं है, ये 18 है। और 18 में से अगर 9 चला जाएगा, 18 में से अगर 9 आप माइनस कर दोगे तो कितना कितना बचने वाला है? यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे है 4, 4 यहाँ पे। ठीक है, अब 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, आगे 9 में 6 माइनस कर देंगे, 9 में से 6 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 3। तो ये वो हो जाएगा 319। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने माइनस करना भी आपको सिखा दिया। आगे के 2 एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, इन एग्जाम्पल को एक बार आप ट्राई करो जैसे मैंने बताया, ताकि आपका ऐड करना और माइनस करना आपको अच्छे से आ जाए। अगले नंबर पे हम मल्टीप्लाई करना चलो सीखते हैं, है ना। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है आप वो चीज सीखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल मैं करूंगा। देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल, है ना। 352 में हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 352 में हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लीकेशन की भी शुरुआत हम राइट हैंड साइड से ही करते हैं। सबकी शुरुआत हमें राइट हैंड साइड
से करना। ठीक, यहाँ पे कुछ चार, सबसे पहले इस 4 का मल्टीप्लाई हम इन तीनों में करने वाले हैं। सबसे पहले 2 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे। ठीक है, अब देखो 4 इंटू टू, 4 इंटू टू कितना होता है, हमने टेबल ऊपर पढ़ा है। 4 इंटू टू कितना होता है, 8, 8 लिख दिया सीधे सीधे। अगले अगले स्टेप में 4 इंटू 5 कितना होगा, 20, है ना। 20 में दो डिजिट का नंबर फिर से आ गया, तो हम पूरा 20 नहीं लिखने वाले, हम सिर्फ लिखेंगे 0, और 2 क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा कैरी। ठीक है, अब अगले स्टेप में 4 इंटू थ्री, 4 इंटू थ्री कितना होगा, 12, और 12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14, तो हम लिख देंगे 14। ये हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इस 2 का इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पहले करेंगे 2, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू कितना होता है, 4, और उसको लिखना कहाँ शुरू करेंगे, ठीक इस 2 के नीचे, ठीक इस 2 के नीचे, 2 इंटू टू इक्वल टू 4, उसके नीचे हमने लिख दिया। अगले स्टेप में 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10। अब 10 में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 0 लिखेंगे, जो 1 होगा वो क्या बच जाएगा, कैरी बच जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री कितना होगा, 6, है ना, और एक 1 कैरी यहाँ पे बचा था, वो कितना हो जाएगा, 7, ये हो गया 7। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर दो। देख लो यहाँ पे 8 और 8, 8 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये सीधे सीधे हो जाएगा 8। फिर 0 प्लस 4, 4 हो जाएगा। फिर 4 प्लस 0 फिर से 4 हो जाएगा, और 1, 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और 2 एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, आप ट्राई करना एक बार। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ट्राई करना। अब चौथे नंबर पे, चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो डिवीजन का है ना। और डिवीजन बचपन में हम कैसे करते थे, जैसे यहाँ पे लिखा है 112 में हमें 8 से डिवीजन करना है, 8 से डिवाइड करना है 112 को। ऐसे डिवीजन आपको नहीं करना है। अब कैसे करना है, ठीक है, ऐसे लिख लेना, 112 को ऊपर और 8 को नीचे, ऐसे लिख लो। अब डिवीजन करना शुरू करो। ठीक है, अगर 8 का टेबल आपको पता है तो आप आराम से डिवीजन कर सकते हो, करो। ठीक है, देखो 8 का टेबल, ठीक है, 1 टाइम पढ़ेंगे, 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8, है ना। 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8। अब यहाँ पे क्या है, 11 है, 11 है, तो 8 का टेबल हमने 1 टाइम पढ़ा तो कितना आया, 8 आया। तो 11 में से कितना बच जाएगा, 11 में से 8 हटा दो, कितना बचा, 3। तो यहाँ पे आप 3 बचने वाला है। अब अगला लेटर कौन सा है, अगला डिजिट है 2, है ना, तो 2 को इस 3 के आगे लिख दो। अब ये टोटल कितना हो गया, 32, है ना, 32। अब इस 8 का टेबल पढ़ो, है ना। 8 का टेबल जब हम 4 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है, 32 आ जाता है। 32 में से 32 माइनस हो जाएगा, टोटल बच जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आने वाला है, 14, 14 आने वाला है। ठीक है, और एक और सिखा देता हूँ। हमें यहाँ पे 288 में 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, 9 का टेबल पढ़ो, 9 का टेबल, ठीक है, 9 का टेबल जब हम कितनी टाइम पढ़ते हैं, 3 टाइम, तो कितना आता है, 27, 27। ठीक है, अब 28 में से 27 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 1। अब आगे क्या बचा है, 8, 8 को 1 के आगे लिख लो। अब टेबल हम 2 टाइम पढ़ते हैं, आ जाता है 18, तो ये हो जाएगा कट के 0। तो हम 2 टाइम पढ़े तो ये हमारा आ जाएगा डिवीजन का आंसर 32। ठीक है, एग्जाम्पल एक बचा हुआ है, वो आप ट्राई करके देखो, है ना। 192 में 12 से डिवाइड करना है, ये ट्राई करके देखो, ताकि आपके ये चारों जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये आपका क्लियर हो सके। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब अगले नंबर पे हमें क्या करना है, स्क्वायर करना सीखना है। क्या सीखना है, अब हमें स्क्वायर सीखना है। ठीक है, हमने स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब, एग्जांपल लिख रहा हूँ, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, मतलब जितनी पावर है उतनी बार हमें उसका मल्टीप्लाई करना है। ए की पावर है, ए की पावर है 2, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे किसका, 3 का स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, 3 इंटू थ्री, टोटल कितना हो जाएगा, 9। 3 इंटू थ्री क्या हो जाएगा, 9। तो ये होता है स्क्वायर। बाकी मैंने स्क्वायर लिख रखे हैं आपको, है ना, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर मैंने लिख रखे हैं। अच्छे से स्क्वायर याद कर लो। स्क्वायर याद होने से आपका कैलकुलेशन में टाइम बचने वाला है। कहीं भी किसी का भी स्क्वायर डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे 13 का स्क्वायर होता है 169, ये सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए, है ना। मल्टीप्लाई करने नहीं जाना है कि 13 इंटू 13
मल्टीप्लाई करके तुम निकालो 169। आपको सीधे पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, ये सीधे पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर के बाद क्या, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक स्क्वायर का उल्टा, स्क्वायर का ठीक उल्टा। मतलब जैसे स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है 4। ठीक है, तो 4 का अंडर रूट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, देख लो 4 का अंडर रूट क्या है, 2 है यहाँ पे। तो आपको किसके किसके अंडर रूट याद होने चाहिए। ठीक है, 2 का याद होना चाहिए, क्या होता है 1.414, है ना। 1.414 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट तक आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही 3 का आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 1.732, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही 5 का आपको याद होना चाहिए, 5 का होता है 2.2, सिर्फ और सिर्फ 2, 2 डिजिट तक याद रखो, 2.2, है ना। ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 10 का आपको पता होना चाहिए, 10 होता है 1.6, है ना। ये हम लिखते हैं लमसम 3.14, और 3.14 होता है पाई, होता है पाई की वैल्यू। ऊपर पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू या तो आप 22/7 लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। तो ये इतने के आपको अंडर रूट पता होने चाहिए। किसके किसके पता होने चाहिए, 2 का अंडर रूट पता होना चाहिए, 3 का, 5 का और 10 का। ठीक है, बाकी तो आपको 4 का याद ही है, 9 का पता ही है, ये पता ही है। ये इंपॉर्टेंट थे, 2, 3, 5 एंड 10 को आपको पता होना चाहिए। अब स्क्वायर के बाद किसका नंबर आता है, क्यूब का नंबर आता है। क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब पावर हो 3, जैसे ए की पावर बी, इसका मतलब क्या होता है ए इंटू ए इंटू ए, ये 3 बार मल्टीप्लाई, है ना। पावर लिखी है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे 3 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या होगा 3 इंटू 3 है ना। क्या कैसे होगा ये 3 इंटू 3, 9, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब क्यूब कितने तक डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो कम से कम 10 तक, है ना। 10 तक आप अच्छे से क्यूब याद कर लेना। 1 से लेकर 10 तक की पूरी मैंने टेबल दे रखी है, तो आपको ये क्यूब इतने तक अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम बेसिक मैथ के कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्या क्या पढ़ेंगे बेसिक मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्री पढ़ेंगे, फिर ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इन 5 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ग्राफ। बाकी नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। ठीक है, वेक्टर वैसे अलग ही एक चैप्टर है, बेसिक मैथ में ये नहीं आता, पर यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप कोई भी चैप्टर फिजिक्स का करोगे, उस चैप्टर में ये तीनों चीजें जरूर से जरूर काम में आती हैं, और ये अगर तीनों आपको आता है तो फिजिक्स आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। और मैं बहुत ही आसान भाषा में ये आपको सबको बताने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर। ठीक है, आओ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम जो पहली चीज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एंगल के बारे में। एंगल, है ना, एंगल जिसको हम लिखते हैं थीटा से। ठीक है, अब एंगल समझाने की कोशिश करता हूँ और डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। डिफिनीशन क्या है, जैसे एक लाइन है, लाइन कौन सी है, ये ओ एक्स एक लाइन है, ओ एक्स एक लाइन है ना। ये ओ एक्स लाइन अपने इनिशियल पोजीशन से जितना घूमती है, जितना ये घूमी है, वही क्या कहलाता है, वही एंगल कहलाता है, जिसको हमने दिखाया है थीटा से। ठीक है, ये घूमी है, ये जितना अपने इनिशियल पोजीशन से घूमी है वही क्या है, एंगल है। अब एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन में रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, आर्क क्या होती है, यही यहां से यहां तक की ये पूरी जो लेंथ है वो है आर्क, और ये जो लाइन है, ये लाइन है, उस लाइन की जो पूरी लंबाई है वही क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो एंगल जब भी हम निकालेंगे आर्क अपॉन रेडियस से, उसकी यूनिट हम क्या लिखने वाले हैं, रेडियन लिखने वाले हैं। क्योंकि एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। और जब भी इस फॉर्मूले से आप एंगल निकालोगे उसकी यूनिट आपको रेडियन लिखनी है, ये बात पक्की कर लेना। ठीक है, आओ अब एंगल की दूसरी भी और यूनिट होती है, कौन कौन सी, डिग्री होती है। आपने डिग्री पढ़ा होगा, अक्सर आपने सुना होगा 30 डिग्री,
है ना, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, ये एंगल आपने सुना होगा रेडियन। ठीक है, लेकिन जो मेन यूनिट होती है कौन होती है, रेडियन होती है। ठीक है, देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी है। पाई की वैल्यू जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी 22/7 या फिर 3.14, ये तो मैंने यहाँ पे लिखी है। साथ ही पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब हमें अगर एंगल की दो यूनिट दे रखी हैं, डिग्री और रेडियन, तो इन दोनों यूनिट को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्जन कैसे होता है, अगर कभी आपको डिग्री दे रखा हो और आपसे रेडियन में आंसर पूछ ले, तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिग्री किस में बदल जाएगी, रेडियन में बदल जाएगी, तब डिग्री रेडियन में बदल जाएगा। और अगर आपको एंगल रेडियन में दे रखा है और आपसे डिग्री में पूछ लिया, तो आपको ठीक इसका उल्टा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, एंगल आपको डिग्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आगे हम सवाल करेंगे, उसमें सीखेंगे। ठीक है, कैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। अगला, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा माना जाता है, एक एक जो डिग्री होती है उसमें कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ये 60 के ऊपर जो मैंने डैश लिख रखा है उसका मतलब होता है मिनट। ठीक है, तो एक डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। आगे, एंगल को दो तरीके से मापा जा सकता है। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापते हैं, है ना, घड़ी के उल्टे, ये घड़ी है और घड़ी के उल्टे दिशा में आप मापते हैं एंगल को, है ना, तो वो होगा पॉजिटिव। पर एंगल को अगर आप निगेटिव, है ना, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापते हैं, जैसे घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में आप अगर एंगल को मापते हैं, तो वो एंगल कैसा होगा, वो एंगल होगा निगेटिव। ठीक है, अभी ऊपर जहां पे मैंने आपको एंगल दिखाया, है ना, एंगल मैंने किस डायरेक्शन में मापा है, देख लो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने एंगल को मापा है। तो ये एंगल आपको कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर अगर ऐसा ना हो कि ये ऐसा मापता, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापता, तो ये एंगल हमें कैसा मिलता, निगेटिव मिलता। ठीक है, तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है निगेटिव। अब आओ एंगल का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, है ना, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, आओ उसके ऊपर सवाल देखते हैं और एंगल के सवाल करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये है पहला सवाल। अब इस सवाल को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला काम फिजिक्स में मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन की रीडिंग करनी है अच्छे से, दूसरे नंबर पे फॉर्मूला अप्लाई करना है और तीसरे नंबर पे कैलकुलेशन करनी है। आओ तीनों स्टेप को एक एक करके फॉलो करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। ए ए सर्कुलर आर्क इज ऑफ लेंथ पाई सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कुलर आर्क है जिसकी लंबाई, जिसकी लेंथ कितनी है, पाई सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मैंने दे दी, मतलब हमें आर्क दे दी है, आर्क दे दी है क्या, पाई सेंटीमीटर। लिख लो यहाँ पे, आपको आर्क दे दी है, आर्क इज टू कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर दे दिया है। आगे आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाई इट एट द सेंटर इन द रेडियन एंड डिग्री, मतलब इससे जो सेंटर पे एंगल जो बनता है, ये जो सेंटर पे एंगल बनता है वो एंगल थीटा हमें बताना है। किस में बताना है, रेडियन में भी बताना है, डिग्री में भी बताना है। आओ, अब हमें यहाँ पे इसको बोल दिया हमें सेंटर, क्या बोल दिया हमें यहाँ पे, इसको सेंटर बोल दिया, सेंटर बोल दिया। तो सबको पता है सेंटर से लेकर जो सरकमफ्रेंस होता है, पेरीमीटर होता है, वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस। तो ये 6 सेंटीमीटर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है। अब आओ फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, दूसरा स्टेप है फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, आर्क रख दो, आर्क कितनी है, पाई सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया पाई/6, पाई/6। अब मैंने कहा था जब इस फॉर्मूले से आप एंगल निकालते हो तो वो किस में आता है, रेडियन में आता है। अब हमसे एंगल किस में पूछा है, रेडियन में भी पूछा है और डिग्री में भी पूछा है। आओ रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई/6 है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये डिग्री में बदल जाएगा। अब देखो, पाई से पाई कट गया, पाई पाई का हिसाब हो गया। आगे 6 है, 6 का
आप 3 पढ़ोगे तो आ जाएगा 18, और 0 को ऐसे ही आगे लिख दोगे तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर होंगे, ये भी आंसर होगा हमारा, ये 30 डिग्री, ये भी हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे एंगल दोनों में पूछा है। ठीक है, अब आओ अगला सवाल। अब अगला सवाल करने से पहले हमें एक और मेथड आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, क्या ये मेथड होता है? ये मेथड ये कहता है कि अगर हमें, है ना, 10 पेन है, उसका रेट हमें दिया हो 50 रुपए। ठीक है, तो हमसे कह दे कि 15 पेन का रेट बताओ, 15 पेन कितने रुपए की होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूनिटरी मेथड यूज में लेना होता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो, 10 पेन का रेट दिया हो 50 रुपए, तो आप सबसे पहले एक पेन का रेट निकाल लो। जैसे ही आप एक पेन का रेट निकाल लोगे, आपसे जितने पेन पूछ ले, जितनी सारी पेन का रेट पूछ ले, आप बता दोगे। कैसे, आओ देखते हैं। देखो क्या दिया है हमें, सबसे पहले 10 पेन का रेट है, 10 पेन है ना, उनका रेट कितना दिया है, 50। ठीक है, तो हम एक का रेट निकाल लेते हैं। अब एक का रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 50 में इस 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 50/10 हो जाता है। ठीक है, अब देख लो 10 से ये 50 कितने टाइम कट जाएगा, 5 टाइम कट जाएगा, तो एक पेन का रेट कितना आ गया, 5 रुपीज आ गया, 5 रुपीज आ गया। ठीक है, तो आगे हमसे कितना पूछा है, 15 पेन का रेट पूछा है ना, 15 पेन्स के रेट पूछा है। तो हम क्या करेंगे, एक पेन का रेट आया था 5 रुपए, है ना, उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 रुपीज आ जाएगा। ये होता है यूनिटरी मेथड, है ना। इसको अप्लाई करके हम अगला सवाल करने वाले हैं। देखो कैसे अगला सवाल करते हैं। ठीक है, जैसे देखो इस क्वेश्चन में भी हमसे एंगल ही पूछा है, लेकिन एंगल पूछ तो लिया है ना, आर्क दिया है ना रेडियस दिया है। देखो कैसे करेंगे, आओ देखो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। व्हेन ए क्लॉक shows 4 o'clock, how much angle do its minute and hour needle makes? मतलब एक घड़ी है, अगर उसमें 4 बज रहे हैं, तो उसके जो मिनट वाली सुई है, और जो सेकंड आवर वाली घंटे वाली सुई है, उसके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो हमने क्या किया, एक घड़ी बना दी, एक घड़ी बना दी, और इस घड़ी में हमने 4 बजा दिए, है ना, 4 o'clock हो रहा है इसमें। ठीक है, अब ना हमें आर्क दिया है, ना हमें आर्क दिया है, और ना ही हमें रेडियस दी है, फिर भी हमसे एंगल पूछ लिया है। अब बताओ, अब एंगल बताने के लिए हम क्या करेंगे। तो एंगल बताने के लिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब कैसे उसको अप्लाई करेंगे। आप सबको पता है, कोई भी चीज अगर अपनी जगह से घूमते हुए फिर से वहीं आ जाए, तो इसका मतलब है वो घूमती है कितना, 360 डिग्री। मतलब अगर अभी घड़ी की सुई में बज रहा है 12, और फिर से धीरे धीरे होके बज जाए 12, फिर से 12 बज जाए, है ना, अगले 12 घंटा बाद, तो घड़ी की सुई कितना घूम चुकी होगी, 360 डिग्री घूम चुकी होगी, है ना। इसी को अप्लाई करते हैं। कैसे, देखो 12 घंटे में, 12 घंटे में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो बताओ 1 घंटे में कितना डिग्री होगा, 1 आवर में। तो क्या करेंगे, इस 360 में 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब ये 12 थ्री टाइम चला जाएगा, 30 बचेगा यहाँ पे। तो 1 आवर में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 4, है ना। तो 4 आवर में कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री इंटू 4, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ो। देखो इसमें 120 डिग्री दिया हुआ है, पहला ऑप्शन यही सही हो जाएगा। पर यहाँ पे हमें आंसर रेडियन में भी दे रखा है, 2 आंसर हमें रेडियन में भी दे रखे हैं। ठीक है, और 2 दे रखे थे हमें डिग्री में, तो डिग्री वाला तो 120 आ गया, पर रेडियन वाला कैसे पता करेंगे। तो रेडियन के लिए हम कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री को रेडियन में हमें कन्वर्ट करना आता है। बताओ हमारा आंसर कितना आया है, 120 डिग्री आया है। तो 120 को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 120 को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, 120 को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो बताओ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 120 में मल्टीप्लाई कर दे रेडियन में बदलने के लिए। ऊपर अभी मैंने बताया ना आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, पाई अपॉन 180 से। तो 120 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, अब क्या कर देंगे, देख लो 0 से 0 गया। अब ये 6 से डिवाइड करेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम, तो ये आ जाएगा 12, और 3 टाइम पढ़ देंगे तो आ जाएगा 18। तो टोटल हमारा आंसर कितना आने वाला है, 2/3 रेडियन, 2/3 पाई रेडियन। तो ये रेडियन में हमारा आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर जाएगा 2/3 रेडियन।
ठीक है, तो ऐसे हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं, और साथ ही साथ हमने यूनिटरी मेथड भी सीखी। आओ आगे की कुछ चीजें सीखना शुरू करते हैं। आगे हमें जो है कुछ डिग्री को रेडियन में सीधे सीधे याद रखना होगा। कुछ डिग्री को, कौन कौन सी डिग्री को, जैसे देखो पाई में होता है 180 डिग्री, है ना, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को हम सीधे सीधे पाई लिख सकते हैं। तो बताओ 180 का हाफ होता है 90, तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। और 90 का हाफ क्या होता है 45, तो 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, है ना। ऐसे ही 120 को अभी हमने निकाला, 120 कितना आया 2 पाई बाई 3, तो 120 का हाफ क्या है 60, तो 60 क्या हो जाएगा पाई बाई 3, 2 से डिवाइड कर दो पाई बाई 3 आ गया। तो 30 कितना हो जाएगा पाई बाई 6, है ना, पाई बाई 3 में 2 से डिवाइड कर दो पाई बाई 6 आ जाएगा। ये है, तो ये आपको वैल्यू रटी होनी चाहिए आपके दिमाग में, है ना, MTR मुझे तो रटो, है ना, ये सारी वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू है जो बार बार काम में आती है। तो ये वैल्यू अगर रटी रहेगी तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे, तो आपको समय बचने वाला है आपका। ठीक है, तो इनको इनको डायरेक्ट याद रख के आप समय बचा सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम बोलते हैं, है ना। आओ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ने से पहले हमें एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ना होगा जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब क्या होता है, ये ट्रायंगल कौन सा होता है, सबको मालूम है ट्रायंगल वो होता है जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, है ना। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, है ना, समकोण हो, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है इसमें 90 डिग्री का कोण ये है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एक एंगल कितना है 90 डिग्री का। आगे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी तीनों अलग अलग साइड्स के तीन अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक का नाम होता है परपेंडिकुलर, जिसको मैं P से लिखूंगा, है ना, और हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, जिसको मैं L से लिखूंगा। आगे दूसरी साइड्स का नाम होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, इसको हम H से लिखेंगे। और तीसरी होती है बेस, जिसको हम B से लिखेंगे। ठीक है, आओ अब पहचानते हैं कि कौन है परपेंडिकुलर, कौन है हाइपोटेनियस और कौन है हमारी बेस, ये पहचानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहचानते हैं हाइपोटेनस को। अब कैसे, जो सबसे लंबी साइड आपको दिखाई देगी, जो जो तिरछी वाली साइड आपको दिखाई देगी, वही होती है हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हो गई हाइपोटेनस, ये हमने आसानी से पहचान लिया। ठीक है, अब कोई भी दो दो जो बची, उन दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकती है और कोई भी एक बेस हो सकती है। अब ये कैसे पता करें, दोनों दिखने में एक जैसी हैं, एक तो दिखने में अलग थी तो उसको हमने लिख दिया हाइपोटेनस। ठीक है, पर अब जो दोनों हैं वो दिखने में एक जैसी हैं, तो कौन होगी बेस, कौन होगी परपेंडिकुलर, बताइए सर। तो इसको बताने के लिए हमें एक और चीज की जानकारी चाहिए। तुम पूछोगे कि सर आप थीटा कौन सा ले रहे हैं, एंगल कौन सा ले रहे हैं, मैं कहूंगा ये मैं एंगल ले रहा हूँ, इस मैं एंगल को थीटा मान रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंगल थीटा लिख दिया, तुरंत आपकी आवाज आनी चाहिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे एंगल थीटा लिख दिया, तो जहां पे थीटा लिखा जाता है वही होता है हमारा बेस, है ना, वही होता है हमारा बेस। तो ये बेस हो गया। और तीसरी अपने आप क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, आओ दो एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगा बेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मान रखा है थीटा। ठीक है, अब बताओ जो जो तिरछी वाली लाइन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, H लिख दिया हमने। जहां पे हम थीटा लेते हैं उसको हम क्या मानते हैं, बेस, तो यहाँ पे बेस हो गया। और बाकी तीसरी जो अपने आप बची वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक और एग्जांपल में समझते हैं। देखो ये है एंगल 90 डिग्री, मतलब ये कौन सा है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसकी तीन अलग अलग साइड के तीन अलग अलग नाम। ठीक है, जो तिरछी वाली लाइन है उसको हम बोल देंगे हाइपोटेनस, जहां पे थीटा बनता है उसको हम क्या बोल देंगे, बेस। और बाकी जो तीसरी बच गई वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। बस ये ऐसे पहचान लेते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है ना, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो जो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होती है। हिंदी में अगर लिखें हम तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, तो जैसे ही अगर हमें इन इन तीन साइड्स में से कोई दो दे दे, है ना, कोई भी दो दे दे, तो तीसरी का अगर हमें वैल्यू निकालना होगा तो हम किससे निकालेंगे, इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालेंगे। आगे हम क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है।
ठीक है। अब देखो, जैसे ही हमें इसकी तीनों साइड पता चल गई है ना, अब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताने हैं, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। कितने? 6। अब यही रेशियो का फॉर्मूला हमें बताना है। ठीक है। अब फॉर्मूला हिंदी में ट्रिक से याद करेंगे। हिंदी में ट्रिक क्या याद करेंगे? लाल बटा कक्का। और इंग्लिश में क्या याद करेंगे? पीबीपी अपॉन में एच बी, ये याद करेंगे। ठीक है। अब कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं, देखो। सबसे पहले साइन थीटा अगर हमें लिखना है, ठीक है, साइन थीटा क्या होगा? पी अपॉन में बी। साइन थीटा क्या होगा? पी अपॉन में बी। पी अपॉन में बी मतलब लंब, तो लिख देंगे पी अपॉन में बी। ठीक है। आगे cos थीटा लिखना है, तो cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और ऐसे ही अगर हमें tan थीटा लिखना है, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये tan थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। आगे कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है। अगर साइन थीटा है पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। वैसे ही सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं, उनके अलग अलग फॉर्मूले हैं, जो आपको ट्रिक से याद रखने हैं। और सिर्फ इन्हीं तीन के याद रखना, साइन का, कॉस का और टेन का। बाकी सब उल्टा करके निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब आओ एक क्वेश्चन के जरिए हम समझते हैं और इन सभी वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। अब हमें कोई एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है। तो बताओ सभी, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हमें साइन थीटा दे के और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पूछ लिए। मतलब हमसे क्या पूछ लिया? हमसे पूछ लिया कॉस थीटा, हमसे पूछ लिया कॉस थीटा, हमसे पूछ लिया टेन थीटा, हमसे पूछ लिया कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, पांचों के वैल्यू पूछ लिए। अब जो है ऊपर फॉर्मूले से साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है साइन थीटा। ये होता है साइन थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा हमें पता चल चुका, मतलब इसमें जो 3 है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, और जो 5 है वो बेस है। आओ, ये जो ट्राइंगल एक हमने बनाया, उसमें हमने एक थीटा दे दिया। ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब साइन थीटा क्या दे दिया है? 3/5। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे दी है? 3। और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दे दी है? 5। हमें बेस नहीं पता, बेस लेकिन हमें पता करना पड़ेगा। और तीसरी साइड का की वैल्यू अगर हमें पता करनी है, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब रख दो, हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो बेस को एक तरफ कर दो और बाकी दोनों को दूसरे तरफ भेज दो। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना, यहाँ पे बेस को एक तरफ लिख दो, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर इधर प्लस में है, यहाँ प्लस में है, दूसरे तरफ जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। निकाल लो आगे। देख लो हाइपोटेनस कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो बस। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। ठीक है। और 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16। ठीक है। तो बेस का स्क्वायर आ गया 16। बताओ अब तो बेस कितना होगा? बेस होगा 4, क्योंकि 16 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है? 4 होता है। स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये आ जाएगा 4। तो अब हमें तीनों पता चल चुके, बेस भी अब हमें पता चल चुका, बेस कितना होगा? 4। आओ अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे आप देख लो। ठीक है। तीनों पता चल गया। अब बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला ऊपर देख लो। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है? 4, हाइपोटेनस क्या है? 5। ठीक है। बस कॉस थीटा हमें पता चल गया। ऐसे ही अगर हमें टेन थीटा बताना है, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है 3, बेस कितना है? 4, बस tan थीटा पता चल गया। अब बताओ कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा अगर है 3/5, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 5/3। ठीक है। आगे सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। ठीक है, कॉस थीटा का। तो अगर सेक थीटा
कॉस थीटा है 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। और आगे कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, टेन थीटा का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा है 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। तो ये सारे टिग्नोमेट्रिकल रेशियो मैंने निकाल के बताया हो। ठीक है, ऐसे सारे टिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगर मैं कहूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटिनस, और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटिनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे है उसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले में कर देंगे, और बीच वालों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में वही करने वाले हैं, देख लो, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटिनस, और बीच वाले एच हाइपोटिनस इंटू बेस। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटिनस से हाइपोटिनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बच जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का होता है, तो ये क्या आने वाला है टेन थीटा। मतलब हमें डायरेक्ट याद रखना है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आगे कुछ एंगल की वैल्यू हमें डायरेक्ट याद रखनी है, किसके लिए, साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, और टेन थीटा के लिए। ठीक है, सिर्फ इन्हीं इन्हीं तीनों के लिए हमें याद रखना है, किसके लिए, कि कौन कौन से एंगल की वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सब के वैल्यू हमें याद रखना। ठीक है, ठीक है, याद कर लेना, साइन 0 होता है 0, 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, 60 होता है √3/2, और 90 होता है 1। और कॉस थीटा ठीक उसका इसका उल्टा पैटर्न होता है, जैसे साइन 90 है 1, तो कॉस 0 होगा 1। साइन 60 है √3/2, तो कॉस 30 होगा √3/2। और 45 पे आके दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, देख लो। फिर कॉस 60 है 1/2, और कॉस 90 क्या है 0। अब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर दोगे तो टेन थीटा निकल जाएगा। कैसे, देखो, साइन थीटा 0 के लिए 0 है, कॉस 1 है, 1 अपॉन में 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। लास्ट में जो 90 डिग्री है, टेन 90, टेन 90 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा है 1 और कॉस थीटा क्या है 0, है ना, 1 अपॉन में 0। बताओ ये कितना होने वाला है, 0 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 1 आ जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 0 का टेबल कितनी बार भी पढ़ोगे तो 1 नहीं आ सकता, हमेशा 0 ही आएगा। इसीलिए इसको हम मान लेते हैं 1 इनफाइनाइट, है ना, इसको मान लेते हैं इनफाइनाइट। पर अगर कहीं आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्वेश्चन में अगर 1090 की वैल्यू रखनी है तो आप इनफाइनाइट नहीं रखोगे, 1 अपॉन में 0 रखोगे। कब, जब हमें क्वेश्चन करना होगा, क्वेश्चन करने के टाइम। ठीक है, 1/0 रखना है। ठीक है, अब आओ, यही यही 90 तक की वैल्यू याद करके आप चाहो तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ अगर आपको इतना पता है, साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर 0 से लेकर 90 तक आपको पता है तो बाकी आप सभी वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ आप इतनी वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है। और वो कैसे निकालेंगे बाकी की सारी वैल्यू, उसके लिए हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स एंड एएसटीसी रूल। क्या होता है ये क्वाड्रेंट और एएसटीसी रूल, इसको पढ़ के हम सभी के सभी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, किसी की भी वैल्यू कुछ भी दे दे हम निकाल सकते हैं। क्या होता है ये, आओ सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, कैसे हैं ये, देखो, 0 डिग्री से हमने चलना शुरू किया, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री से चलना शुरू किया, यहाँ क्या आया 90 डिग्री। फिर चलते चलते हम कितने पे आ गए 180 डिग्री, जब यहाँ पे हम आ गए क्या आ गया 180 डिग्री। फिर आगे घूमते घूमते क्या आ गया 270 डिग्री। फिर आगे क्या हो गया 360 डिग्री। जब हम घूमते घूमते वहीं पे आ गए तो कितना हो जाएगा, दोबारा से 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जो है देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिख दिया ए, सेकंड में लिख दिया एस, और थर्ड में लिख दिया टी, और फोर्थ में क्या लिख दिया सी। यही होता है ए एस टी सी रूल। ए मतलब ऑल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एंगल किसके किसके बीच में हो, 0 से लेकर 90 के बीच में हो, 0 से लेकर 90 के बीच में हो, तो सारे के सारे वैल्यू, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे पॉजिटिव। यहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सभी होंगे कैसे, पॉजिटिव, पहले वाले क्वाड्रेंट में। अब सेकंड वाले क्वाड्रेंट में क्या लिखा मैंने, एस, एस से होता है साइन, और साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक।
तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। कौन कौन बाकी बच गए? ठीक है, कॉस थीटा बच गया, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा बच गया, टेन थीटा बच गया और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा बच गया। बाकी चारों यहाँ पे निगेटिव होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा? टी, टी फॉर टेन, और टेन का उल्टा कॉट। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निगेटिव होते हैं। ठीक है, और चौथे क्वाड्रेंट में मैंने लिखा सी, सी का मतलब कॉस, और कॉस का उल्टा क्या? सेक। तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। बाकी इसके नीचे मैंने एक नोट लिखा है, मतलब कोई भी एंगल दे रखा हो, सभी एंगल को हमें 180 डिग्री और 360 के साथ बदलना है। क्यों ऐसा बदलना है? क्योंकि अगर हम 90 और 270 के साथ बदलते हैं तो साइन कॉस बन जाता है, कॉस साइन बन जाता है, और टेन कॉट बन जाता है। ये उल्टा पुल्टा हो जाता है और हम भूल जाते हैं। पर अगर हम 180 डिग्री और 360 के साथ अगर किसी एंगल को बदलते हैं, 360 के साथ किसी एंगल को बदलते हैं, तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है। ठीक है, साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, और टेन टेन ही रहता है। अब ये क्या होता है? ये क्या मैंने बोला? और सीखते हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा साइन 180 माइनस 0, ये मैंने लिखा। तो 180 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, बताओ। 180 ऊपर देखो, 180 ये है 180 डिग्री। अब 180 में से कुछ माइनस करोगे तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आप जाने वाले हो? तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने वाले हो। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि साइन 180 माइनस थीटा ये क्या होने वाला है? पॉजिटिव होना है। ठीक है, आगे 180 के साथ अगर हम साइन को बदलेंगे तो साइन क्या रहता है? साइन ही रहता है, तो आगे हम सीधे सीधे साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कॉस थीटा को बदलूं, कॉस 180 माइनस थीटा, तो बताओ प्लस में होगा कि माइनस में होगा? ये तो जाहिर सी बात है कि 180 के साथ अगर बदल रहे हैं तो कॉस थीटा ही रहेगा, तो ये तो बात पक्की है। बाकी प्लस होगा कि माइनस होगा वो कौन बताएगा? वो ASTC रूल बताएगा। देख लो, 180 में से कुछ घटाएंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में देख लो यहाँ पे साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव हैं, बाकी सब के सब क्या है? निगेटिव हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना? क्योंकि 180 से कुछ घटाएंगे तो हम कहाँ आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहाँ पे कॉस क्या होने वाला है? निगेटिव होने वाला है, तो आगे मैंने देख लो माइनस लिख रखा है। ऐसे ही टेन को बदल के देख लो, 180 के साथ, है ना, टेन क्या रहने वाला है? टेन ही रहने वाला है। बाकी प्लस होगा कि माइनस होगा वो ASTC रूल बता देगा। ऐसे ही और 360 का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 360 में से कुछ घटाओगे, ठीक है, 360 में से कुछ घटाओगे, पहली बात तो साइन 360 माइनस थीटा, है ना, 360 के साथ साइन साइन ही रहता है, तो ये तो बात पक्की है। बस आपको ये पता करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो आओ, प्लस और माइनस होने के लिए ASTC रूल आपको पता होना चाहिए। अब चौथे क्वाड्रेंट में 360 में से आप कुछ घटाओगे, कहाँ आने वाले हो? पीछे आने वाले हो। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आने वाले हो? चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव। तो यहाँ पे साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। इसीलिए देख लो यहाँ पे आया माइनस साइन थीटा। और कॉस थीटा देख लो, कॉस थीटा क्या आ गया? प्लस में आ गया। और उसके अलावा देखो टेन थीटा भी किस में आ गया? माइनस में आ गया। तो बाकी सब वैल्यू जो मैंने और बाकी 6 वैल्यू लिख के रखी है 180 प्लस थीटा के साथ, है ना, ये सारी वैल्यू आप खुद से एक बार बदल के चेक करना, है ना। इतना तो पक्का है कि साइन 180 प्लस थीटा 180 के साथ अगर हम बदलेंगे तो साइन थीटा ही होगा। बाकी प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये बस आप ASTC रूल से पता कर लेना। ठीक है, कुछ ये 5-6 को कन्वर्ट करके आप खुद देखना, है ना। ये जो 5-6 बच गए उनको कन्वर्ट करके देखना, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, आओ अब मैं सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। जैसे हमसे पूछ ले अगर अब तक हमने कितने तक याद किए थे एंगल? 0 से लेकर 90 डिग्री तक। 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमने एंगल याद किया था। किसके किसके लिए? साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए। इनके लिए याद किया। अब हमसे क्या पूछ दिया? टेन 210 डिग्री, है ना, 210 डिग्री का मान पूछ दिया। अब कैसे बताएंगे ये? तो इसको बताने के लिए वही हमें ASTC रूल लगाना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे? देख लो, 210 को हम 180 के साथ चेंज कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 10, अब बताओ 180 प्लस 30, ये लिख सकते हैं। ठीक है, 180 में 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अब देखो 180 के साथ 10 क्या रहता है? 10 ही रहता है, तो ये तो हो जाएगा 10 थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है? थीटा यहाँ पे है 30 डिग्री, है ना, तो 30 डिग्री हो जाएगा ये। आगे प्लस होगा कि माइनस होगा वो बताएगा ASTC रूल। तो 180 में कुछ ऐड करोगे
तो आप कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? आप जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव tan 30 डिग्री हो गया। और tan 30 डिग्री का मान हमें सबको पता होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 ये होती है। ऊपर मैंने एंगल में लिखवा रखा है, वो याद कर लेना, ठीक है। आगे साइन 300 को अगर हमें कन्वर्ट करना है, अब बताओ इसको किसके साथ बदलें? 360 के साथ बदलें। अब 360 में कुछ ऐड करोगे, है ना, कुछ ऐड करोगे तो वो तो 360 के और ऊपर चला जाएगा, और कुछ माइनस करोगे तो वो 300 के आसपास आ सकता है। अब बताओ 360 में अगर हम 60 माइनस कर दें तो कितना होने वाला है? हो जाएगा 300, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, ऐसा लिख सकते हैं। अब 360 के साथ साइन क्या रहने वाला है? साइन थीटा ही रहने वाला है, मतलब ये साइन 60 तो होगा। अब प्लस में होगा कि माइनस में, ये एएसटीसी रूल बताएगा। अब देखो 360 है ना, उसमें से अगर कुछ माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है अब फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस चले आओगे, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, है ना, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या होने वाला है? निगेटिव होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। साइन 60 की वैल्यू सबको पता है, तो आगे माइनस लगा दो जो माइनस आया है, और साइन 60 की वैल्यू क्या लिख देंगे? √3/2 ऐसा लिख देंगे। बाकी जो है तीन वैल्यू और लिख रखी है मैंने, है ना, कॉस 120, साइन 135 और कॉस 270। इसको आप खुद से बदल के देखना, है ना। इसके आंसर मैंने लिख रखे हैं, इनके आंसर तीनों के मैंने लिख रखे हैं उनके सामने। आप कन्वर्ट करके देखना कि आपको कन्वर्ट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। दो एग्जाम्पल मैंने दी, उन एग्जाम्पल का सहारा लो और कन्वर्ट करने की कोशिश करो, है ना। किसके साथ कन्वर्ट करना है? 180 के साथ या फिर 360 के साथ, है ना, बस उन्हीं दो के साथ कन्वर्ट करना है। आगे हमें बाकी जो हमने एंगल याद किए, है ना, 0 से लेकर 90 डिग्री, उसमें देखो 37 और 53 को हमें और याद करना है, क्योंकि ये दो ऐसे एंगल हैं जो हमें बार बार काम में आते हैं, ठीक है। तो साइन 37 डिग्री 3/5 होता है। देखो नीचे तो 5 आएगा, साइन और कॉस में नीचे 5 आने वाला ही है। अब देखो जब एंगल छोटा होता है तो साइन की वैल्यू छोटी होती है, तो 37 छोटा है तो 37 में ऊपर क्या आएगा? 3, है ना। और 53 बड़ा होता है तो 53 में ऊपर क्या आने वाला है? 4 आने वाला है। ऐसे ही कॉस का एंगल अगर छोटा होता है, आपको पता है कॉस 0 पे होता है 1, और कॉस 90 पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो कॉस का अगर आपको वैल्यू पता है, कॉस नीचे 5 तो आएगा। अब कॉस का जब एंगल छोटा होता है तो वैल्यू ज्यादा होती है, तो यहाँ पे देख लो छोटे के साथ आ गया 4, और बड़े एंगल के साथ ऊपर आ गया 3, ठीक है। और टेन की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो साइन थीटा में कॉस थीटा डिवाइड कर लो, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर 3 बचेगा, नीचे 4 बचेगा, तो देख लो ये 3/4 आ गया। ऐसे ही अगर हमें टेन 53 डिग्री पता करनी है तो इसको डिवाइड कर दो, साइन और कॉस को, 5 से 5 चला गया, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 3, देख लो 4/3 आ गया, है ना। क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, ये बात तो मैंने ऊपर ही बता दी, ठीक है। आगे दो चीजें और पढ़नी है, अगर एंगल निगेटिव हो और अगर एंगल छोटा हो, ये दो चीजें और एक्स्ट्रा पढ़नी है। अगर एंगल निगेटिव होगा, मतलब एंगल अगर माइनस में होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हमने एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया तो वो कैसा, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया तो कैसा होगा? निगेटिव होगा। अब एंगल जब निगेटिव होगा तो क्या चेंज हमें देखने को मिलेंगे? तो एंगल निगेटिव होने पर देख लो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। और cos माइनस थीटा क्या हो जाता है? cos थीटा हो जाता है। और tan माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस tan थीटा हो जाता है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, है ना, उस एएसटीसी रूल से, तो देख लो अगर हम माइनस की बात करें, माइनस का मतलब क्या है? अगर हमने यहाँ 0 डिग्री माना है तो एंगल माइनस का मतलब हम इधर की तरफ घूमना शुरू कर दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में देख लो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव। इसीलिए तो साइन और टेन देखो निगेटिव आ रहे हैं और कॉस क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और चेक करो, है ना, चेक करो, देख लो, देख लो, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या आ रहा है? माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा देख लो प्लस में आ गया। और बाकी टेन माइनस थीटा क्या है? माइनस टेन थीटा। आगे हम सवाल भी कर लेंगे इसके ऊपर। दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है, अगर एंगल कैसा हो? स्मॉल हो। अगर एंगल छोटा हो तो क्या होगा? छोटे का मतलब कितने डिग्री? 5 डिग्री से कम हो एंगल। अगर 5 डिग्री से कम होगा तो उसको हम स्मॉलर एंगल मानेंगे, छोटा एंगल मानेंगे, ठीक है। अब छोटे एंगल के लिए साइन थीटा थीटा ही होता है, मगर किस में लेना है आपको? थीटा रेडियन में लेना है। अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बताऊंगा क्या होता है ये। कॉस थीटा
कॉस जीरो सबको पता है, कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो डिग्री सबको पता है 1 होता है। तो एंगल अगर छोटा है तो वो लगभग कॉस जीरो जैसा है ना, तो उसको हम एक ले लिख लेते हैं। अगर कॉस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री आपको किसी की भी वैल्यू पूछे तो आपको लगभग लगभग आपको एक बता देना है। ठीक है, आगे टेन थीटा, टेन थीटा को भी हम सीधे सीधे थीटा लिख सकते हैं, मगर रेडियन में लिखना है। कैसे लिखना है आओ सवाल से हम सीखते हैं। ये 5वें नंबर का सवाल देख लो, दोनों सवाल माइनस निगेटिव एंगल का भी और स्मॉलर एंगल का भी दोनों सवाल करते हैं। देख लो, साइन माइनस थीटा क्या होगा, सीधे सीधे माइनस साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, तो माइनस 45 डिग्री हो गया। अब 45 डिग्री की वैल्यू ऊपर मैंने याद कराई कितनी होगी 1/√2, ये याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे देखो cos माइनस 60 क्या होगा, प्लस cos 60 है ना, प्लस cos 60 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, ये याद होनी चाहिए। आगे tan माइनस 30 है ना, क्या हो जाएगा -tan 30। ठीक है, -tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है -1/√3। बस ये लिख दिया हमने, ये क्वेश्चन हो गया। बाकी देखो स्मॉलर एंगल वाले 3 सवाल, जब थीटा छोटा होता है तो साइन को सीधे सीधे हम थीटा लिख सकते हैं। थीटा कितना है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री सीधे लिख दो। पर हमने क्या बताया कि इसको डिग्री में नहीं रेडियन में लेना है, तो रेडियन में इसको बदल दो। रेडियन में बदलने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/180 से। तो बताओ क्या आंसर आ गया हमारा, पाई/180 रेडियन, है ना, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे cos 3 डिग्री है ना, इस एंगल छोटा है सीधे सीधे लिख दो 1, है ना। tan 2 डिग्री आप बदल के देखना। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा देख लो, 2 डिग्री को सीधे सीधे 2 डिग्री लिख दो, पर इसको हमें डिग्री में थोड़ी ना रेडियन में लिखना है। ठीक है, रेडियन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बताओ ये जो दो है, दो से ये 180 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 90 बार, 90 टाइम, है ना। तो ये हो जाएगा पाई/90, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये रेडियन में लिखना है हमें, पर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, है ना, क्योंकि एंगल की साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पे बस इतना पता होना चाहिए आपको कि ये होगा पाई/180। आगे रेडियन वेडियन कुछ नहीं होगा, है ना। मैंने बस ये कहा कि आपको एंगल को किस में रखना होगा, रेडियन में रखना होगा, बस इतना काम है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की कोई भी यूनिट नहीं होती, ये बात ध्यान दें। अब ट्रिग्नोमेट्री में आखिरी पॉइंट, और वो आखिरी पॉइंट क्या है, आपको कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, सारे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ये कहीं कहीं काम में आ जाता है, ज्यादातर जगह तो काम में नहीं आता, पर कहीं कहीं काम में आ जाता है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसे ही साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, है ना। कॉस 2a क्या होता है, कॉस 2a के 3 वैल्यू हैं, कौन है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये होता है 1, ये सीधे सीधे होता है 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, cos 2a। ठीक है, cos 2a के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, sin 2a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक थी ट्रिग्नोमेट्री। आगे हम बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा सिस्टम होता है, उस पूरे सिस्टम में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक होता है ओरिजिन और एक होता है एक्सिस। ठीक है, क्या होता है ये, आओ नीचे देखो, एक मैंने ग्राफ बना रखा है, ये ग्राफ मैंने बना रखा है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई, और ये है जेड। 3 एक्सिस है ना। एक्स वाई और जेड, आप अपनी उंगली ऐसे कर लोगे। ठीक है, किसी एक को एक्स मान लो, किसी एक को वाई मान लो, किसी एक को जेड मान लो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस है। ठीक है, ऐसे उंगली करोगे पहचान में आ जाएगा। ठीक है, अब आओ। ठीक है, तो ये होती हैं 3 एक्सिस, और उसके साथ जो ओरिजिन ओरिजिन होता है, जहां पे तीनों के वैल्यू जीरो होते हैं, एक्स वाई और जेड के मान जीरो होते हैं, वो होता है ओरिजिन। ठीक है, और देखते हैं ऊपर, देखो जैसे कभी भी ऐसा लिखा हो ब्रैकेट में एक्स एंड वाई ऐसा लिखा हो, तो आपको ये समझना है
जो पहली वैल्यू है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और दूसरी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, है ना। ये क्या होती है, एब्सिसा क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस से, और जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है। क्या होते हैं ये, आओ इसमें हम समझते हैं इस ग्राफ में, है ना। जैसे ये ग्राफ मैंने एक दे रखा है, और ग्राफ में मैंने एक लाइन दे रखी है, ठीक है, ये लाइन मैंने दे रखी है, ये एक लाइन दे रखी है मैंने, ठीक है। अब इस लाइन के बारे में हमें दो चीजें पूछ सकता है, एक इस लाइन की पूरी लेंथ पूछ सकती है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछ सकती है ना। दूसरी, ये लाइन कितनी ढाल बना रही है, कितना स्लोप बना रही है, ये पूछ सकता है। तो यहां से हमें दो चीजें पता करनी है, एक डिस्टेंस और एक स्लोप, है ना, दो चीजों का आंसर देना है। अब इसका आंसर देने के लिए आओ सीखते हैं पहले कुछ, ठीक है। इस लाइन में दो पॉइंट है, मैं इस वाले पॉइंट को मान ले रहा हूँ पॉइंट 1, और इस वाले पॉइंट को मान ले रहा हूँ पॉइंट 2, दो पॉइंट मैंने मान लिया। अब इन पॉइंट पे हमें एक्स और वाई पता करना है। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर वाले पॉइंट पे अगर हमें एक्स पता करना है तो इस वाले पॉइंट पे हम सीधे सीधे टिक टिक करते हुए एक्स पे मिला देंगे। अब ये जहां मिलेगा वहां होगा एक्स, है ना। ये पहला पॉइंट पे एक्स है तो इसको मैं बोल दूंगा x1। ऐसे ही दूसरे पॉइंट पे अगर हमें एक्स पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टिक टिक करते हुए नीचे लाकर एक्स पे मिला देंगे उसको, ठीक है। अब जहां पे ये मिला ये क्या होगा, एक्स होगा, पर दूसरा पॉइंट है तो उसके लिए मैंने बोल दिया x2। मतलब क्या है, जो मैंने ऊपर बताया था, ये एब्सिसा जो होती हैं वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती हैं। ये रही वाई एक्सिस, ये रही टोटल वाई एक्सिस, जिसको मैंने नीचे तक कंटिन्यू कर दिया। अब वाई एक्सिस से इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x1 होगी, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी x2, ठीक है। अब आओ, अगला पॉइंट हमें पता करना है। इस वाले पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे अगर हमें y पता करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से टिक टिक करते हुए y पे मिला देंगे, है ना। जहां पे मिलेगा वो होगा y, चूंकि ये पहला पॉइंट है तो इसको हम बोल देंगे y1। अगले नंबर पे अगर दूसरे वाले पे हमें y पता करना है तो टिक टिक करते हुए हम कहाँ मिला देंगे, y पे मिला देंगे। अब ये क्या होगा, y पर ये कौन सा होगा, दूसरे नंबर वाला पॉइंट है तो इसके लिए हम लिख देंगे y2, ठीक है। अब y, इसके लिए ऑर्डिनेट के लिए मैंने क्या बताया था, ये कहां से कहां तक की डिस्टेंस होती है, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये देखो आगे एक्स एक्सिस को बढ़ा दिया। अब ये देखो ये वाला पॉइंट, इसको भी आगे बढ़ा दे रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही होगी y1। और ऊपर ऊपर ये जो y2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y2 होगी, वो होगी y2, ठीक है। ये हो गई। तो अगर हमें इसकी, इस वाले पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सीधे सीधे आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ये डिस्टेंस के लिए। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट है, मतलब ये लाइन एक प्लेन में है। अगर ये लाइन अगर 3D में होती, 3D का मतलब अगर ये स्पेस में होती, है ना, फील करो, ये तीन एक्सिस बनाओ और कोई पॉइंट ऐसा फील करो जो एक्स में भी हो, वाई में भी हो और जेड में भी हो, तीनों एक्सिस पे हो, है ना। तो उसके लिए अगर हमें डिस्टेंस बतानी होगी तो बस इसी फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू कर दो। पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला जब सिर्फ दो एक्सिस दे हुई थी, है ना, अगर वो लाइन प्लेन में थी तो हमने क्या लिखा था, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। पर अगर वो लाइन स्पेस में होगी, अगर वो 3D में होगी तो उसके लिए हम डिस्टेंस क्या लिखेंगे, बस आगे बढ़ा दो, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये कर देंगे और इस तरीके से हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस का तो फॉर्मूला आसान है, आगे हम क्वेश्चन में अप्लाई करके भी देखेंगे कैसे डिस्टेंस निकलती है। आगे हमें दूसरी चीज, जो इस लाइन की स्लोप हमें बतानी है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे कोई बॉल रख दूं, यहाँ पे कोई बॉल रख दूं तो जाहिर सी बात है वो रुकेगी नहीं, वो डगरते हुए नीचे चली आएगी, लुढ़कते हुए नीचे चली आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि उस लाइन में स्लोप है, उस स्लोप की वजह से वो नीचे की तरफ चली आएगी, ठीक है। तो ये स्लोप कितनी है वो अगर हमें बताना है तो स्लोप बताने के लिए, स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है ये, मैं अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस से बना दूं, है ना, तो स्लोप क्या होती है, एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल वही होता है स्लोप, जिसको मैंने थीटा लिख दिया, ठीक है। अब अगर ये हमें थीटा निकालना है तो थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्लोप, स्लोप मतलब ढाल, है ना, ढाल। वो क्या होगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, ये है स्लोप का फॉर्मूला। तो y2 माइनस वाई वन को तुम डेल्टा y लिख सकते हो, x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकते हो। अब आओ ऊपर देखो, ये ग्राफ देखो, y2 माइनस वाई वन का मतलब है, y2 में से अगर ये पूरी दूरी, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी है y2, ठीक है।
और ये इतनी सी दूरी है y1। अगर इस y2 में से y1 को निकाल दोगे तो डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये वाली। तो ये दूरी क्या होगी, y2 माइनस y1, जिसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा y। ये दूरी होगी डेल्टा y, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी होगी डेल्टा y। ठीक है, आगे आगे जो है दूसरी दूसरी जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, अ, अगर हम x2 में से, किस में से, अगर हम x2 में से यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो क्या है, x2 है। ठीक है, अगर हम x2 में से क्या निकाल दें, x1 निकाल दें, तो जो बचने वाला है, जो डिस्टेंस बचने वाली है वो कितनी होगी, वो ये होगी, वो इतनी सी होगी, है ना। तो ये क्या होगी, ये हो जाएगी डेल्टा, ये हो जाएगी डेल्टा x। ठीक है, तो डेल्टा वाई कहाँ से कहाँ तक होगा, डेल्टा वाई ये होगा, ये होगा डेल्टा वाई। और डेल्टा एक्स कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। तो देखो, अगर ध्यान से अगर देखें तो एक क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन जा रहा है। अगर हम अच्छे से देखें इसको ध्यान, तो एक क्या बन जा रहा है, ट्रायंगल बन जा रहा है। और कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जिसमें जो थीटा होती है वो वाली लाइन क्या होती है, वो वाली लाइन होती है बेस। और दूसरी वाली लाइन क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। बाकी ये तीसरी लाइन क्या होगी, तिरछी वाली, वो होगी हाइपोटेनस। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला में हमारा क्या आया है, टेन थीटा, जो स्लोप है ना, स्लोप हमारी क्या आई है, स्लोप आई है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बताओ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो कहने का मतलब है सीधा सीधा कि अगर तुम्हें स्लोप निकालनी है तो तुम क्या निकाल दो, टेन थीटा। जो टेन थीटा होती है वो क्या बताती है, वो स्लोप को बताती है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम स्लोप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो स्लोप क्या किसके बराबर हो जाएगी, स्लोप बराबर हो जाएगी टेन थीटा के। ठीक है, हमने दो फॉर्मूले पढ़े, है ना। अब इन दोनों फॉर्मूले को आओ क्वेश्चन के जरिए हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन करेंगे, दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। देखो 7वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। आओ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, दो पॉइंट्स दे रखे हैं ये। ठीक है, इनके बीच की हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। अब दो पॉइंट में जो सबसे पहला लिखा होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या लिखा होता है, वाई। और तीसरे नंबर पे क्या लिखा होता है, जेड। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। तो इसके लिए हम एक्स को लिख देंगे x1, वाई को लिख देंगे y1, जेड को लिख देंगे z1, है ना। अगले में इसको हम क्या लिख देंगे, x2, इसको क्या लिख देंगे, y2, और ये क्या होगा, z2। ठीक है, ये हो गया। अब आओ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। फॉर्मूला जब भी तीन पॉइंट है ना स्पेस में दे रखे हैं, ये तीनों पॉइंट दे रखे हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये बड़ा सा फॉर्मूला जो मैंने लिखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब आओ सब वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखो, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x2 की वैल्यू दे रखी है 3, लिख दो 3। बीच में है माइनस, माइनस लगा दो। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, 3 माइनस 0 का कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बीच में है प्लस। आगे क्या है, y2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 3, तो 3 लिख दो, बीच में लगा दो माइनस। अब y1 की वैल्यू क्या दे रखी है, -1, फिर से -1 आ रहा है, तो -1 के लिए ब्रैकेट बना के -1 लिख दो, है ना। अब यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट लगा दिया, तो हम हल्का सा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के टोटल का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया, y2 की वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, बाकी अगर z की वैल्यू रखनी है तो z2 का मान कितना है, 13। z1 बीच में लगाएंगे माइनस, z1 का मान कितना है 1, तो ये 13 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, और ये पूरा सब किस में चल रहा है, वो अंडर रूट में चल रहा है, ये अंडर रूट में चल रहा है। ठीक है, आगे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा। आगे प्लस, है ना, बीच में क्या है, माइनस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। आगे जो है 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी वैल्यू किस में चल रही है, ये अंडर रूट में चल रही है। आगे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर मैंने याद कराया, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, और 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा, 144 होगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब सबको ऐड करो। अगर तीनों को ऐड करते हो तो आपका आंसर कितना होने वाला है, 169, 169 होने वाला है। और 169 अंडर रूट 169 कितना होता है, 13 होता है। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे
सेंटीमीटर, ये पॉइंट सेंटीमीटर में दे रखे होंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगी, अगर ये पॉइंट मीटर में दे रखे होंगे तो मीटर में आ जाएगी। अभी के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है तो सेंटीमीटर ना लिखो, सेंटीमीटर की जगह लिख दो 13 यूनिट, है ना, बस यूनिट लिख दो। मात्रक यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, जो दे दिया होगा पॉइंट वो आप पॉइंट में लिख देना। ठीक है, अगले नंबर पे क्या करना है, कैलकुलेट स्लोप, है ना। ये हमें एक ग्राफ दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है 8वें क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, कैलकुलेट स्लोप ऑफ शोन लाइन, है ना। जो दी हुई ये लाइन है, ये जो लाइन है इसका हमें क्या बताना है, स्लोप बताना है। ठीक है, स्लोप बताना है इसका। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, है ना, टेन थीटा होता है। आओ उससे निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी इस लाइन में किसी एक पॉइंट को हम मान लेंगे 1 और किसी दूसरे पॉइंट को हम मान लेंगे 2। जैसे इसको हमने 1 माना तो ये हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1। ठीक है, आगे ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2, ये हो गया। ठीक है, देख लो y2 की वैल्यू 0 है, 0 रख दो, 0 माइनस, बीच में माइनस, y1 की वैल्यू है 2, -2 रख दो बस। आगे x2 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे रख दो 0, बस हो गया। तो ऊपर ऊपर कितना हो गया 0 -2 और नीचे क्या बच गया 3, तो आंसर हमारा आ गया -2/3, -2/3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें दो चीजें हमें पता करनी है, दो चीजें हमें पता करनी है, एक क्या, एक डिस्टेंस और दूसरा क्या, स्लोप, है ना। दो चीजें आप पता कर सकते हो, है ना। दोनों के फॉर्मूले मैंने बता दिया और एक एग्जांपल करके मैंने दोनों के बता दिए। अब अगले नंबर पे आगे बढ़ते हैं और हमें पढ़ना है अलजेब्रा, है ना, अलजेब्रा पढ़ना है हमें। ठीक है, अब अलजेब्रा में हमें क्या पढ़ना है, सारा अलजेब्रा नहीं पढ़ना है, हमें पढ़नी है एक इक्वेशन जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, और हमें इसका सॉल्यूशन देखना, सिर्फ इक्वेशन नहीं देखना, इसका सॉल्यूशन भी साथ में देखना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें x की जो मैक्सिमम पावर होती है, x की जो मैक्सिमम पावर होती है वो हो 2, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर x की पावर होगी 2, तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर x की 2 वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, x की जितनी पावर होगी सॉल्व करने पर हमें x की उतनी वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ x की पावर है 2, तो सॉल्व करने पर x की कितनी वैल्यू मिलने वाली है, 2 वैल्यू हमें मिलने वाली है। देखो एक एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है, अब इस एग्जाम्पल में देखो x की, यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी दे रखी है, ये पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। आगे देखो x की पावर कितनी दे रखी है, 1, है ना। तो ये इक्वेशन जो मैंने लिख रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका क्या होता है, एक तरीका, है ना, आओ सीखते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन। मेथड 1 क्या है, फॉर्मूला से, है ना। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो मैंने नीचे लिख रखा है वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा के हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम कर सकते हैं उसका फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आओ हम दोनों तरीके सीखेंगे, दोनों में से जो आपको तरीका पसंद आए उस तरीके को अपना के आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला तरीका फॉर्मूले वाला, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस माइनस एक साथ है ना, -b, बीच में प्लस माइनस, √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें अगर हमें x1 निकालना होगा तो क्या रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लस रख देंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस रख देंगे। अगर हमें x2 निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे, तो x2 निकल जाएगा। आओ सीखते हैं, है ना। ये जो पहला तरीका बताया मैंने इसको सीखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसको सॉल्व करके इस तरीके को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक इक्वेशन दे रखी है जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2x² प्लस 5x - 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में आप ध्यान से अगर देखो तो x की जो पावर है वो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, दो तरीके हैं। पहला तरीका फॉर्मूला वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये तरीका बताने से पहले आप यहाँ पे चेक करो, है ना, इस यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेन इक्वेशन को, है, मेन इक्वेशन के साथ चेक करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, ए की, बी की और सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मेन जो इक्वेशन है उसके साथ इसका कंपेयर कर लो। अब इक्वेशन कौन है मेन वाली, वो है ए एक्स
स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो ए है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 2। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5, है ना। और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, देख लो -12 आ रही है ना, -12। सी की जगह दे रखा है -12। ठीक है, तो आओ इन तीनों वैल्यू को रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इन तीनों वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं। देखो माइनस बी दे रखा है तो माइनस माइनस लगा दो, बी की वैल्यू लिख दो, बी की वैल्यू आई है 5, बीच में क्या है प्लस माइनस, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है बीच में, फिर माइनस है, फिर क्या है 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, एंड फिर ए इंटू सी है तो, और सी की वैल्यू कितनी है -12, तो -12 हम लिख दिया बस, ये हम हो। ठीक है, अब अपॉन में अपॉन क्या लिखना है 2 ए इंटू ए किलो दें, ये हो गया। आगे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है -5 ही रहने वाला है, बीच में है प्लस माइनस, अंडर रूट में देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बीच में क्या है माइनस, है ना। 4 इंटू टू होने वाला है 8, और 8 इंटू ये क्या है -12, और माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस होने वाला है, तो 8 इंटू 12 होता है पूरा का पूरा 96, तो ये हो जाएगा +96, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। अब 25 प्लस 96 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे -5, फिर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है, देखो -5 प्लस माइनस, अब 121 को हम क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं, अंडर रूट 121 क्या होगा 11 अपॉन में 4। अब ये आ गया हमारे पास। अब इस इक्वेशन में अगर मुझे x1 निकालना होगा, x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 के लिए मैं क्या लगा दूंगा प्लस, है ना, x1 के लिए बीच में लगा दूंगा प्लस। अब वो कैसे होगा देखो, -5 बीच में लगा दो प्लस, है ना, 11 अपॉन में 4, बस ये हो गया। ठीक है, -5 प्लस 6 11, है ना, कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये होगा +6 अपॉन में 4, है ना। तो टोटल इसको सॉल्व करो तो क्या आने वाला है +3/2 आने वाला है। ठीक है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये कितने होने वाला है 3/2 होने वाला है। x1 की वैल्यू निकल गई 3/2। अगर हमें x2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, -5 बीच में लगा दो -11 अपॉन में 4, -5 -11 होने वाला है -16 अपॉन में क्या है 4, तो 4 से ये 16 कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम चला जाएगा, बताओ कितना आंसर बचेगा -4। तो x की दो वैल्यू आ गई, x की कितनी वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू आ गई +3/2, और एक क्या आ गई, एक आ गई हमारे पास -4। ये दो वैल्यू एक्स की आ गई, ये दोनों हमारे आंसर होंगे, है ना। मैंने पहले भी बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा दो वैल्यू आएगी, क्योंकि उसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है 2 होती है। तो ये सीखा हमने पहला मेथड। आओ अब दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, क्या होता है ये, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax² प्लस bx+c = 0, इसमें क्या करो, सबसे पहले a इंटू सी की वैल्यू पता करो। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई किससे कर दो, सी से। अब ये जितना कुछ भी आएगा उसको क्या करेंगे, बी को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि ऐड करने पर बी के बराबर आए, है ना। ऐड करने बी को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि ऐड करने पे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि ऐड करने पे, दोनों को ऐड करने पे बी के बराबर आए, और जब दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर ए इंटू सी के बराबर आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर किसके बराबर आ जाए, ए इंटू सी के। और ये तरीका क्या है सीखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना क्या मैंने बताया, सबसे पहले ए इंटू सी, ए और सी का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब जितना आएगा हमें बी को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि उसको जोड़ने पर बी ही रहे, तभी तो इक्वेशन चेंज नहीं होगी। अगर बी के अलावा कुछ और हो जाएगा तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, है ना। इसके अलावा हमें बी को मल्टीप्लाई करने पर किसके बराबर आना चाहिए, ए इंटू सी के बराबर आ जाना चाहिए। आओ दोनों तरीके, दूसरा तरीका सीखते हैं। इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन मैंने लिखी 2x² + 5x - 12 को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख लो मैंने इक्वेशन लिख दी है। मेथड 2 सॉल्व करने का क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए इंटू सी। अब देख लो ए क्या कितना है यहाँ पे 2, है ना, ए है 2 और सी कितना है -12, तो 2 - 12 कितना आने वाला है -24 आ गया। अब बी कितना है यहाँ पे 5,
है ना, बी क्या है, +5 है ना। तो बी को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या आ जाए, -24 आ जाए, और ऐड करने पर +5 ही आए। अब सोचो, ऐसा करने के लिए बी को एक हमें प्लस में तोड़ना होगा, एक माइनस में तोड़ना होगा, तभी दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। सबको पता है, आप सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर प्लस आता है। जैसे प्लस प्लस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा प्लस में, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा माइनस में। तो हमें एक बी की वैल्यू एक प्लस में लेनी होगी, एक माइनस में लेनी होगी। और चेक करते हैं कैसे। अगर हम बी को, ठीक है, किस में तोड़ दे, 6 में और -1 में तोड़ दे, तो 6 - 1 कितना होने वाला है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 - 1 5 आ जाएगा। और लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे, है ना, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 - 1 मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आएगा। हमें कितना चाहिए, -24 चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका गलत है। अगले नंबर पे इसको हम अगर तोड़ दे 7 - 2 में, 7 - 2 अगर हमको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 - 2 कितना आने वाला है हमारा, आने वाला है। तो पहली शर्त तो हमारी पूरी हो गई, 5 आने वाला है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 - 2 कितना आने वाला है, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -14 आएगा। पर हमें कितना लेके आना है, -24 लेके आना है। ये चीज भी गलत है। अगले नंबर पे हम इसको अगर 8 - 3 में तोड़े तो बताओ 8 - 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बताओ 8 इंटू -3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -24। हमारी दोनों शर्त पूरी यहाँ पे आके, है ना, दोनों शर्त पूरी। हमने जोड़ा तो कितना आया, 5 आया, और हमने जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -24 आया। तो वो कौन से दो पार्ट होंगे बी के, एक 8 होगा, एक -3 होगा। ये दो पार्ट में बी टूटेगा टूटेगा। और सीखते हैं कैसे। देखो जैसे मैं लिख दिया इसको 2x²। अब बी बी एक्स जो है, 5x जो है उसको मैं किस में तोड़ दूंगा, +8x में, और इसमें तोड़ दूंगा -3x में। देख लो 8x + 3x कितना होने वाला है, 5x होने वाला है। तोड़ दिया हमने। आगे -12 = 0। देख लो इक्वेशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, 2x² ही है। 5x क्या हो गया, 8x - 3x लिख दिया, है ना। तो 8x - 3x क्या होने वाला है, 5x ही होने वाला है। तो ये भी रहा, और आगे -12 = 0। तो इक्वेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। पर ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, आओ चेक करो। ठीक है, अब दोनों में कॉमन लो, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन लो। देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो x दिख रहा है और इसके अलावा 2 दिख रहा है। ये दो चीजें कॉमन दिख रही है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया। अब 2x कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक x बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कितने एक्स हैं, 2x हैं। तो 2x में से हमने एक एक्स अगर कॉमन ले लिया तो कितना एक्स बच जाएगा, एक। आगे जो है बीच में है प्लस, तो प्लस लगा दो। ठीक है, आगे जो है यहाँ 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। क्योंकि 2x × 4, 2 × 4 8 होने वाला है, तो 4 बच जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम ऐसा कॉमन लेना है, ऐसी चीज कोई कॉमन लेनी है कि आगे भी हमारा आंसर x + 4 ही आए, तो यहाँ पे बताओ कितना कॉमन लोगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा तुम्हें -3 कॉमन लेना पड़ेगा। पूरा -3 कॉमन लोगे। तो -3 जब कॉमन लोगे तो क्या होगा, -3x क्या हो जाएगा, -3x ये हो जाएगा। और -3 प्लस -3 का जब हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इस -3 का जब हम इस +4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा -12 आ जाएगा। तो दोनों चीज सेम है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा -3। अब टोटल बराबर किसके कर दो, 0 के। टोटल को बराबर कर दो 0 के। बस ये हो गया हमारा काम। ठीक है, जैसे ही ये हुआ आगे क्या होगा देख लो। कॉमन वाली चीज को पहले लिख लो, x + 4 को लिख लो, और बाकी जो बचा यहाँ पे 2x और -3 इसको अलग से लिख लो, 2x - 3 = 0। ये हो गया। ठीक है, आओ अब x की सॉरी, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को। अब अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे x + 4 और यहाँ पे क्या है, 2x - 3, और दोनों का हो रहा है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने पे आंसर आ रहा है 0। ठीक है, अब ऐसा होते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि दो चीजों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी 0, या फिर दोनों 0 हो सकती है ना, दोनों में से कोई एक वैल्यू। क्योंकि 1 × 0 करने पर क्या आंसर आता है, 0 आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर 0 × 5 करो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। या फिर 0 × 0 कर दो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। मतलब यहाँ पे अगर हमें मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें आंसर मिल रहा है 0, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक वैल्यू तो 0 है ना। अब हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू 0 है, तो एक एक करके दोनों को 0 मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ x + 4 = 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 4। इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, x = -4 आ गया। दूसरे नंबर पे हम क्या लिख देंगे, इफ दूसरी जो बचा
दूसरी जो चीज बची, क्या बची, 2x-3, इसके बराबर 0 मान लो, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आगे 2 इधर क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3/2। तो बताओ x की कितनी वैल्यू आई यहाँ पे, x की यहाँ पे फिर से दो वैल्यू आ गई। ठीक है, एक आया x1, एक आया x2, कितनी आ गई, x1 कितना आया 3/2, x2 कितना आ गया मान लो -4। ठीक है, अब इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था, देखो क्या उसमें यही आंसर आया था, 3/2 -4, क्या यही दो वैल्यू आई थी, एक वैल्यू आई थी -4 और एक 3/2 आई थी, है ना। और चेक कर लेते हैं, देख लो ऊपर जब हमने सॉल्व किया था किससे, फॉर्मूले से, तब भी देखो 3/2 और -4 आया था। कहने का मतलब ये है कि हमने जो तरीका लगाया है, जो मेथड लगाया है, वो सही लगाया है ना। तो दोनों में से किसी भी एक मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लो या फिर फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो, है ना। किसी भी एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो अच्छा लगे आपको वो तरीका अपनाना। ठीक है, बाकी जो है मैंने दो इक्वेशन नीचे दे रखी है ना, दो इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व कर ट्राई करना। मैंने दोनों के नीचे आंसर भी दे रखे हैं, है ना। नीचे मैंने आंसर 1 दे रखा है, आंसर दूसरे का दे रहा है। देखो एक्स की दो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे दो दो आ रही है, और यहाँ पे टी की दो वैल्यू आ रखी है। सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन करना, ताकि आपको दोनों तरीके सॉल्व देखे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अब, है ना, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, ज्यामिति, है ना। और इस ज्योमेट्री में हमें सीधे सीधे कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, कुछ शेप हैं जिनके फॉर्मूले सीधे सीधे याद रखने हैं। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला, मतलब क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले सीधे सीधे ज्योमेट्री में याद रखने हैं, सीधे सीधे बस फॉर्मूले याद रखने हैं। आओ फॉर्मूले याद करना शुरू करते हैं। ये फॉर्मूले फिजिक्स के अलग अलग चैप्टर में काम में आते हैं, तो फॉर्मूले याद होनी चाहिए आपको। सबसे हमें एरिया का फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला याद करना शुरू करो। सबसे पहले इसके एरिया का फॉर्मूला याद करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी जिसकी जो चारों साइड होती हैं ना, चारों साइड एक बराबर होती हैं। ठीक है, वो होता है स्क्वायर। तो चाहे इस साइड को ले लो, चाहे इस साइड को ले लो, किसी भी एक साइड को ले लो, चारों साइड क्या होंगी, बराबर। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, सीधे सीधे साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। ठीक है, आगे अगर एरिया हमें निकालना है किसका, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल वो होता है जिसकी सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, पैरेलल साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं सिर्फ, है ना। तो ये पैरेलल साइड है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, जिसको हमने बोल दिया ब्रेथ, है ना, चौड़ाई। और ये जो पैरेलल साइड है जिसको हमने बोल दिया लेंथ या फिर लंबाई, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इसके रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। इससे आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल की एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हमें किसी ट्रायंगल की एरिया निकालनी होगी, तो ट्रायंगल मैंने एक नीचे एक ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया। अब ट्रायंगल की ये हाइट है, ये ट्रायंगल की हाइट है, और ये ट्रायंगल का नीचे नीचे जो है वो बेस है, ये ट्रायंगल का बेस है। तो ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट करने से ट्रायंगल की एरिया निकल जाती है। फॉर्मूले याद कर लो सीधे सीधे, है ना। अगला, अगर हम एक सर्कल की बात करें, है ना, सर्कल की एरिया, एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, सर्कल क्या होता है, जिसकी रेडियस एक जैसी हो, है ना, पूरा ऐसा एक जैसा, है ना। अगर हम एक लंगड़ा प्रकार लेते हैं और उसको सेंटर पे रख के अगर हम ऐसे सर्कल बनाते हैं, तो पूरी की पूरी जो हर तरफ जो रेडियस होती है वो बराबर होती है, जिसको हम कहते हैं आर। तो जो सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई, वही पाई जो पहले आ चुकी है, पाई इक्वल टू 22/7 या फिर 3.14 जो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, आर है रेडियस, ये आर रेडियस है सेंटर से, सेंटर, इसको अगर मैं बोल दूं सेंटर, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सी सेंटर, सेंटर से ये जो इसका सर्कमफ्रेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही होती है हमारे रेडियस, है ना। अब इस सर्कल के बारे में कुछ और दो चीजें आपको जाननी। सबसे पहले इस सर्कल का पूरी जो पेरीमीटर है ना, जो इसकी सर्कमफ्रेंस है वो कितने के बराबर होती है, वो होती है 2πr के बराबर। ये याद होना चाहिए अच्छे से, है ना। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है, 2πr होती है। और ये सर्कल की एक रेडियस ये है और दूसरी रेडियस ये है। अब बताओ दो रेडियस मिलकर क्या बना लेती हैं, डायमीटर बना लेती हैं। दो रेडियस मतलब 2r मिलकर क्या बना लेती हैं, डायमीटर। तो सर्कल में
कोई भी ऐसी लाइन जो उसके सेंटर से क्रॉस करके पूरे पूरे सर्कल पे जाए वही क्या होती है, उसका डायमीटर। तो ये जो कुछ भी मैं बना रहा हूँ वो क्या है, सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट से शुरू होके उसके सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट को अगर टच करे तो वो क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। यहाँ पे मैंने बनाया एक डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दोगुना होता है, रेडियस का दोगुना होता है क्या, डायमीटर। आगे अगर सर्कल को के एक एक तरफ की रेडियस को बड़ा कर दे, दूसरे तरफ की रेडियस को छोटा कर दे, तो उससे बन जाता है इलिप्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्त, है ना, अंडे जैसा हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बना रखा है इलिप्स, जिसमें ए और बी दो अलग अलग सेमी सेमी एक्सिस होती हैं, सेमी एक्सिस होती है ना। बी को हमने क्या माना, बी को सेमी माइनर एक्सिस माना क्योंकि ये छोटा है, और ए को हमने क्या मान लिया, सेमी मेजर एक्सिस मान लिया, क्योंकि ए और बी दोनों इसकी पूरी पूरी एक्सिस है। ठीक है, अब आओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए इंटू बी, पाई ए बी होता है। ठीक है, अगर दोनों ए और बी दोनों बराबर हो जाएं, तो ए और बी दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो हर तरफ बराबर का मतलब उसको हम सीधे सीधे आर लिख लेंगे। तो ए और बी दोनों बराबर, तो आर इंटू आर क्या हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाता है। तो अगर जो इलिप्स होता है, इलिप्स का अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाएं तो वो किस में बदल जाता है, वो सर्कल में बदल जाता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। पर ए और बी अगर अलग अलग होंगे तो किस में होगा, वो इलिप्स के फॉर्म में होगा, और उस टाइम उसका अगर हमें एरिया निकालना है तो वो उसका फॉर्मूला होगा पाई इंटू ए इंटू बी, ये होगा। ठीक है, आगे एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब एक गोला, गोला मतलब एक गेंद समझ सकते हो, है ना, गेंद जो अंदर से भरी हो, अंदर से सॉलिड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं, है ना। सर्कल अलग चीज है, सर्कल आप समझ सकते हो, बाइक का जो पहिया होता है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है ना। जो हाथ में हम रिंग पहनते हैं वो क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल अंदर से खाली है, खोखली है। पर जो स्फीयर होता है, जो गोला होता है, वो क्या होता है, अंदर से पूरी तरीके से, देखो इसको मैंने भरा भरा बना दिया। ठीक है, भरा हुआ होता है अंदर से पूरा। तो ये होता है क्या, हमारा स्फीयर होता है। अब स्फीयर में भी वही सेंटर से लेकर जो पेरीमीटर होता है उसके बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अब बताओ इस स्फीयर का हमें निकालना है सरफेस एरिया, मतलब इसकी सरफेस पे इसका कितना एरिया है, तो वो उसका कितना होता है, 2 4 पाई r स्क्वायर, जो काफी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, जहां आर क्या है, रेडियस है। अब आगे अगला जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, पैरेललोग्राम, जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर का मतलब ये देखो, ये ऐसा अगर होगा, मतलब स्क्वायर को हमने क्या किया, स्क्वायर को अगर हमने टेढ़ा कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है, पैरेललोग्राम की एरिया कह सकते हैं जो ट्राइंगल की एरिया होती है उसके सीधे सीधे दोगुना कर दो, है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं, ये देखो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं तो आपको दिख रहा होगा कि दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल कौन सा बन गया, एक ट्रायंगल ऊपर वाला बन गया ये, और एक ट्रायंगल ये बन गया। तो सीधे सीधे ट्रायंगल की एरिया को अगर दोगुना कर दोगे तो किसकी एरिया आ जाएगी, पैरेललोग्राम की एरिया आ जाएगी। तो इससे पहले जो हमने ट्रायंगल की एरिया निकाली थी वो कितनी निकाली थी, ट्रायंगल की एरिया निकाली थी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगी। तो ये होती है पैरेललोग्राम की एरिया। आगे हमें पढ़ना है ट्रेपेजॉइड की एरिया, ट्रेपेजॉइड की एरिया, है ना। ट्रेपेजॉइड जॉइड की ये है पैरेलल साइड्स, है ना। पैरेलल साइड इसकी कौन है, ये है एक पैरेलल साइड, ये है, और ये है एक पैरेलल साइड। ठीक है, अब इन पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, तो उस डिस्टेंस को लेते हैं, और साथ ही साथ इन पैरेलल साइड का के नंबर को हम जोड़ते हैं, इनको जोड़ देते हैं। जैसे मान के चलो कि ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर, तो 6 + 12 कर लेते हैं। 6 + 12 कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। तो यही क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कर लेते हैं। बाकी इनके बीच की अगर डिस्टेंस मान लो कितनी है, डिस्टेंस है अगर 6 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख देते हैं बस। तो ये डिस्टेंस पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस और उनके पैरेलल साइड का सम जो होता है उसको हम अगर किससे डिवाइड कर दें, हाफ से, तो यही क्या निकल जाएगा, एरिया ट्रेपेजॉइड। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। तो यहाँ तक थे एरिया के फॉर्मूला। अब हमें दूसरे नंबर पे हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है। वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन का फॉर्मूला याद रखना है। और किसका किसका, वही स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला,
गोले के अंदर कितनी एरिया होती, कितना वॉल्यूम घेरे हुए होता है, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम, है ना, कितना उसके अंदर का वो होता है, वॉल्यूम होता है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, जहां आर क्या है, रेडियस है, उस गोले की रेडियस है। गोला ऊपर मैंने बना के दिखाया तुमको। अगले नंबर पे एक क्यूब बना दिया, क्यूब मतलब तुम्हारा घर, है ना, जिस कमरे में हो तुम, वही क्या है, क्यूब है। ये क्यूब बना दिया, 3D में बनाया मैंने, ठीक है, 3D में मैंने बनाया है इस क्यूब को, देख लो, ये क्यूब बना दिया मैंने। अब इस क्यूब का अगर हमें वॉल्यूम, इसके अंदर क्या होता है, जितनी जितनी ये जगह घेर के रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, क्योंकि इसकी हर एक साइड बराबर होती है, चाहे तीनों साइड, चाहे ये ले लो, है ना, चाहे ये साइड ले लो, चाहे ये साइड ले लो, जिसको हम बोलते हैं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, तीनों बराबर होती है। तो तीनों में किसी भी एक साइड को ले लो और उसका क्यूब कर दो, वो क्या हो जाएगा, क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा, साइड का क्यूब, ठीक है। अगले नंबर पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। रेक्टेंगुलर मतलब जिसकी लेंथ एंड ब्रीथ अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, ऊपर हमने देखा था। तो उसकी अगर हमें वॉल्यूम लेना हो, रेक्टेंगुलर एक स्लैब है, उसकी अगर हमें वॉल्यूम लेना है, देखो 3D में मैंने बना के दिखाया है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रीथ है, और ये उसकी हाइट है, ये उसकी हाइट है, ठीक है। तो उसके रेक्टेंगुलर स्लैब का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होती है ब्रीथ की एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से ज्योमेट्री में हमें सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं। इन फॉर्मूले का अलग अलग फिजिक्स में जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इन फॉर्मूले का उसमें काम आएगा। तो जो फॉर्मूला जहां काम में आएगा वहां पे हम यूज में ले लेंगे। बस अभी के लिए आप इनके फॉर्मूले याद रखो। जितने स्ट्रक्चर के मैंने एरिया के फॉर्मूले बताए, 8 फॉर्मूले मैंने एरिया के बताए, ठीक है। स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, सर्कल का एरिया, इलिप्स का एरिया, ठीक है। उसके बाद से हमने स्फीयर का सरफेस एरिया देखा, उसके बाद पैरेललोग्राम देखा, उसका एरिया, फिर ट्रेपेजॉइड का एरिया, ठीक है। फिर हमने वॉल्यूम किसका देखा, एक स्फीयर का वॉल्यूम देखा, फिर हमने एक क्यूब का वॉल्यूम देखा, और लास्ट में हमने रेक्टेंगुलर स्लैब का वॉल्यूम देखा। तो 8 एरिया का फॉर्मूला और 3 जो है वॉल्यूम के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और सबके शेप बना के मैंने दिखाए हैं, तो सबके शेप भी आपको पता होना चाहिए कि स्फीयर कैसा होता है, सर्कल कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है, रेक्टेंगुलर स्लैब कैसा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आओ आगे। आगे जो है लास्ट में हमें आज की क्लास का लास्ट टॉपिक ग्राफ पढ़ना है, ठीक है, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ हम पूरा डिटेल से नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि अलग अलग चैप्टर में जब ग्राफ आएंगे तो वहां पे हम एक एक ग्राफ को अच्छे से देख लेंगे। बस हमें इतना जानना है कि हम जो पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें कितने अलग अलग तरीके के ग्राफ हमें काम में आते हैं। तो उन ग्राफ में देखो, ये टोटल 6 ग्राफ आपको बार बार काम में आते हैं, ठीक है। पहला ग्राफ कौन होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, फिर हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक है। इसके अलावा इलिप्स का ग्राफ, सर्कल का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसका ग्राफ, यही सारी ग्राफ जो हैं वो आपके काम में आते हैं। 6 ग्राफ हैं जो बार बार काम में आते हैं। तो ग्राफ में आपको 2 वैल्यू याद रखनी है, ग्राफ का शेप देखना है, याद रखना है, और उसकी इक्वेशन याद रखनी है कि ग्राफ की इक्वेशन ये होती है, ठीक है। 2 चीजें याद रखनी है ग्राफ में, ग्राफ का शेप और ग्राफ का इक्वेशन। तो शेप तो आप देख के पहचान सकते हो, है ना, सीधी लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, है ना। हाइपरबोला मतलब टेढ़ी लाइन, वो कैसी होगी वो देख के अभी पहचानेंगे हम। सबसे पहले इनकी इक्वेशन और आपको इनके शेप, 2 चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। आओ एक एक ग्राफ को पढ़ते हैं हम अच्छे से, अभी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने जो ग्राफ लिया वो कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अब स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसी सीधी लाइन, ऐसी सीधी लाइन, देख लो, ऐसी सीधी लाइन, ऐसी सीधी लाइन, ये जगह जगह 4 स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है, ठीक है। 4 स्ट्रेट लाइन के ग्राफ देख के पता चल रहा है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू, देखो ऊपर क्या लिखा मैंने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। अब इसमें y क्या होता है, एक्सिस होती है, x क्या होती है, एक एक्सिस होती है, ठीक है। c क्या होती है, ठीक है, सी क्या होती है, वो लाइन वाई एक्सिस को जहां काटती है उसकी ओरिजिन पॉइंट से दूरी, वही होती है सी। और एम क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। आओ देखते हैं, यहाँ पे वाई और एक्स दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वाई की पावर भी वह 1 और एक्स की पावर भी है 1। अगर ऐसा ऐसा कोई ग्राफ आपको दिख जाए तो वो क्या होगा, सरल रेखा का ग्राफ होगा। ऐसी कोई इक्वेशन दिख जाए तो किसका ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। आओ, अगर ऐसी इक्वेशन आपको कहीं दिख जाए जहां पे y की पावर हो 1 और x की पावर भी हो 1, तो वो कौन सा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। और देख के तो आप पहचान ही सकते हो, तो शेप देख के आप पहचान सकते हो और इक्वेशन देख के आप पहचान सकते हो। शेप सीधी सीधे आप देखोगे, अपनी आंख से देखोगे और पहचानोगे, और इक्वेशन में अगर y की पावर हो 1 और x की पावर हो 1 तो ऐसा ग्राफ होता है
स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। आओ देखते हैं इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन का ये देख के, आंख से देख के पता चल जा रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक है, बाकी आओ इक्वेशन समझते हैं। अब इक्वेशन में क्या दे रखा है मैंने, इक्वेशन दे रखा है मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें y और x तो एक्सिस हैं, y और x एक्सिस हैं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। m क्या है, स्लोप है, m है स्लोप। ठीक है, m है स्लोप। और c क्या है, c क्या है, ये लाइन x एक्सिस को जहां काटती है, जैसे ये लाइन मैंने बनाई, अब ये लाइन x y एक्सिस को कहां पे काट रही है, जहां पे काटती है उसी की डिस्टेंस क्या कहलाती है, c। तो देख लो ये लाइन y एक्सिस को यहाँ पे काट रही है, तो इसकी ये ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, c के बराबर होगी। ठीक है, तो ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और m क्या होता है, स्लोप होता है। तो आप देख लेना, ठीक है, तीनों चीजें कंपेयर कर लेना। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c कौन सा होता है, देखो यहाँ पे जैसे ये लाइन मैंने बनाई, ये लाइन बनाई। ठीक है, अब ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन की जो जहां पे ये y एक्सिस को काटती है, जहां पे y एक्सिस को काटती है वही दूरी क्या होती है। ठीक है, बाकी जो है इसका जो स्लोप होता है, स्लोप जिसको अभी हमने निकाला, स्लोप किससे हम निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं टेन थीटा से। स्लोप निकाल, वही क्या होता है स्लोप, स्लोप क्या है, m है इसका। ठीक है, और बाकी जो y और x बचा वो क्या है, एक्सिस है, ये देख लेना। ठीक है, अगले नंबर पे दूसरी इक्वेशन जो मैंने बताई वो किसकी है, पैराबोला की है, पैराबोला। और पैराबोला की इक्वेशन में ऊपर देखो, पैराबोला की इक्वेशन में मैंने दिखा रखा है कि x जो है, x है ना, पैराबोला x और y के बीच में देखो, यहाँ पे x की पावर है 1 और y की पावर है 2। ठीक है, यहाँ पे y की पावर है 1 और x की पावर है 2। ठीक है, ऐसा होगा, किसी एक की पावर होगी 1 और किसी दूसरे की पावर होगी 2। ठीक है, तो ये पैराबोला का ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ में देख के हमें कैसे पहचानना है। ठीक है, और ये कौन सा ग्राफ होगा, x प्लस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, और कौन सा ग्राफ होगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये कौन सा ग्राफ होगा, आओ पहचानते हैं। पहचानने का तरीका बताता हूँ, देखो अब ये पैराबोला का ग्राफ है, देखो यहां से देखना शुरू करो, ये ग्राफ किधर की तरफ मुड़ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ मुड़ रहा है। ग्राफ पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो किधर की तरफ मुड़ता है, जिसकी पावर होती है कम उसके तरफ मुड़ता है। ठीक है, ये कहाँ की तरफ मुड़ रहा है, देख लो यहाँ एक्स की तरफ मुड़ रहा है, मतलब एक्स की तरफ मुड़ने का मतलब है एक्स की पावर होगी कम, है ना, एक्स की तरफ मुड़ने का मतलब इसकी पावर कैसी होगी, पावर होगी कम। ठीक है, इसलिए एक्स की तरफ मुड़ रहा है। देख लो आगे क्या लिखा है, एक्स इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, जहां के क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। देख लो एक्स की पावर है 1 और वाई की पावर है 2, है ना 2। तो ये ग्राफ जिसकी पावर है कम उसके तरफ मुड़ता है, पैराबोला ग्राफ। ये लाइन याद रखनी है, पैराबोला का ग्राफ किधर मुड़ता है, जिसकी पावर होती है कम उसके तरफ मुड़ता है। ठीक है, देख लो अब ये दूसरा ग्राफ देख लो, ये पैराबोला का है, ये एक पैराबोला का ग्राफ है। ठीक है, देख लो किधर की तरफ मुड़ा है, देखो वाई एक्सिस की तरफ मुड़ा है। अब वाई एक्सिस की तरफ मुड़ने का मतलब क्या है, वाई की पावर क्या होगी, पावर इसकी पावर, हाँ बोलो सही जवाब, कम होगी। ठीक है, तो देख लो ये ग्राफ y की पावर है 1 और x की पावर है 2, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स स्क्वायर के। तो ये होता है पैराबोला का ग्राफ। ठीक है, अगर ये ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ है तो प्लस में होगा। ठीक है, प्लस में होगा, और अगर उससे नीचे है तो देख लो माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। ठीक है, तो ये है प्लस माइनस में। आगे तीसरे नंबर का जो ग्राफ है ना, तीसरे नंबर का जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, एक्स और वाई एक दूसरे के अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो और एक्स की पावर हो 1 और वाई की पावर भी हो 1, तो ऐसा ग्राफ कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है। ऐसा ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। आओ सीखते हैं, यहाँ पे देखो, देखो ये ग्राफ दे रखा है, कहाँ पे, ये वाला ग्राफ। देखो ये ग्राफ, ऐसा कोई ग्राफ हो तो किसका ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। देखो यहाँ पे इक्वेशन लिख रखी है, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, है ना, एक्स यहाँ पे क्या लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाई के, है ना। तो ये ग्राफ होगा, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई का अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो हर जगह कांस्टेंट होगा, क्योंकि ऊपर से ग्राफ अगर यहाँ से देखना शुरू करोगे ऊपर, तो यहाँ वाई वाई क्या है, ज्यादा है, और एक्स क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पे y ज्यादा है, x कम है। अगर लास्ट वाले पॉइंट पे देखोगे तो x क्या है, कम है, और y क्या है, सॉरी x ज्यादा है और y क्या है, कम है। ठीक है, तो जहां पे x कम होता है वहां पे y ज्यादा होता है, जहां पे y ज्यादा होता है वहां पे x कम होता है। तो ऐसा होता है ये ग्राफ। ठीक है, मतलब एक बढ़ रहा होता है तो दूसरा घट रहा होता है, तो यही ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है।
दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर का ग्राफ था। अगले नंबर पे हमें कौन सा ग्राफ देखना है? इलिप्स का। अब इलिप्स के ग्राफ में देखो, इलिप्स का जो ग्राफ होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए क्या होती है? मेजर एक्सिस, और बी क्या होती है? माइनर एक्सिस। ठीक है, यही है इलिप्स का ग्राफ। इलिप्स का ग्राफ देख के ही पहचान जाओगे, देख लो ये इलिप्स, इलिप्स जैसा बन गया, इलिप्स का ग्राफ है। ठीक है, अब एक होगी मेजर सेमी मेजर एक्सिस और एक होगी सेमी माइनर एक्सिस। देख लो, ये जो छोटी वाली है, छोटी वाली जो एक्सिस है बी, ये क्या है? सेमी माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस। और अगर ये जो बड़ी वाली एक्सिस है, जो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, ये है ए, और ए कौन सी है? सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ग्राफ देख के पहचान गए, इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर इसी इलिप्स में ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो क्या बन जाएगा? वो सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का ग्राफ देख के पहचान सकते हो, ये ऐसा सर्कल का ग्राफ है। ठीक है, आओ देखो, ए और बी दोनों को बराबर कर दो। ऊपर मैंने ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ए और बी दोनों को बराबर कर दो। ये इलिप्स का था, इलिप्स में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नीचे आ रहा था। अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हो चुके। ठीक है, तो अगर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्या हम लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये किसका ग्राफ है? सर्कल का। सर्कल का ग्राफ है, देख के पहचान सकते हो, सर्कल बनी होगी। और उसकी इक्वेशन याद रखना। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स के तो जहां सर्कल आएगा वहां काम में ले लेंगे इस फॉर्मूले को, और काम में लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला है और लास्ट ग्राफ, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ। और एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ का इक्वेशन एक अतरंगी सी, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स, ऐसी अगर इक्वेशन आ जाए तो वो होगी एक्सपोनेंशियल ग्राफ की। और इसका जो एक्सपोनेंशियल का मतलब अचानक से बढ़ना या अचानक से घटना है ना, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डीके। यहाँ पे अचानक से घट रहा है वो चीज, देखो अचानक से कोई चीज घट रही है तो वो होगी एक्सपोनेंशियल डीके। और फॉर्मूला ये देख लो, y इक्वल टू ई की पावर माइनस के एक्स लिखा हुआ है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला भी एक फॉर्मूला होता है, वो कैसा होता है? वो अचानक से कोई चीज ऐसे बढ़ती है, अचानक से कोई चीज बढ़ती है तो वो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का होगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आज की पहली क्लास खत्म होती है ना, बेसिक मैथ की। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर के बारे में। ठीक है, बाय, टेक केयर।